नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा। मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। सबसे पहले दिल्ली की खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार ने मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए उन्हें कोरोना का टीका लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि सभी मीडिया कर्मियों को उनके दफ्तर में ही टीका लगाया जाएगा और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया तीनों शामिल हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया का अहम रोल है, इसलिए उनके कार्यस्थल पर ही उन्हें टीकाकरण की सुविधा दी जानी चाहिए। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी मीडिया संस्थानों से अपने पत्रकारों, रिपोर्टरों, संपादकों और एंकरों की सूची मांगी है। और अब ऑक्सीजन मैनेजमेंट के मुंबई मॉडल की बात करते हैं। जिस तरह से दिल्ली में 700 से 900 मीट्रिक टन की मांग हो रही है ऑक्सीजन की, मुंबई ने आखिर जो कि हॉटस्पॉट रहा कोरोना का, किस तरह से 240 मीट्रिक टन में ही मुंबई की सांसें संभाली बीएमसी ने। अब उसकी बात करते हैं। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख लें। ये कस्तूरबा अस्पताल जो कि कोरोना हॉस्पिटल है, उसके पीछे आप ये देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है, यानी कि हवा से ऑक्सीजन बनाने की जो ये मशीन है, ये कोरोना की लहर से थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर लगाई गई थी। मुंबई शहर में ऐसे 2 जनरेटिंग प्लांट्स हैं। इसके साथ ही जो सबसे अहम रोल रहा मुंबई की सांसें संभालने के लिए, वो रहा स्टोरेज टैंक का। मुंबई में ऐसी 20 अस्पतालें, ऐसी 20 जगह हैं जहां पर अस्पताल का अपना ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बनाया गया, और ये पहली लहर के दौरान हुआ। तो आप इस दूसरी घातक लहर में अगर आप देख रहे हैं कि मुंबई ने किस तरह से मुंबईकरों की सांसों को संभाला बीएमसी ने, तो वो उसमें इन जनरेटिंग प्लांट्स के साथ साथ ऑक्सीजन के जो स्टोरेज टैंक हैं उसका बहुत ही बड़ा अहम रोल रहा। और इस तरह के जो जनरेटिंग प्लांट्स हैं और 16 मुंबई में जल्द ही लगने वाले हैं। देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीफ की है ऑक्सीजन मैनेजमेंट की, मुंबई मॉडल की, वो क्या है इस रिपोर्ट में। मुंबईकरों की सांस बचाने की मुहिम बीएमसी ने पिछली लहर से ही शुरू कर रखी थी। ये है लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट। लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक मुंबई के 20 अस्पतालों में पिछले साल मई-जून महीने में ही फिट किए गए थे। 13,000 किलोलीटर वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक शहर के 13 अस्पतालों में फिट किए गए। 2 अस्पतालों में 10,000 और 5 अस्पतालों में 6,000 किलोलीटर वाले स्टोरेज टैंक के साथ ही मुंबई के अस्पताल रिफिल मोड से हटकर स्टोरेज सप्लाई मोड में लाए गए। बीएमसी के 2 एडिशनल कमिश्नर्स के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी डाली गई। स्वास्थ्य से जुड़ी हर संकट जहां हेल्थ के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी हल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा प्रोजेक्ट्स विभाग के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पी वेलरसू को दिया गया। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में डबल टाकी बिठाया, उसका क्या फायदा हुआ? हमारा टैंकर लेट आ गया तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टॉक में था। दिल्ली में मैंने देखा, उसमें एक समझ आ रहा, उसको बैक टू बैक चल रहा, उसका टैंकर आने के लिए लेट हो रहा। अपना पास ये हमने इतना 20 टैंक बिठाया, उसमें बहुत अपना को ये फायदा मिला। हम थोड़ा रिस्क लिया, इसमें खर्चा तो हुआ उसको, लेकिन अप्रूवल लेके हम आगे जाके उसको पूरा फिट कर दिया। सो वो फिट करने के बाद 8-9 महीना तो हमको वो यूज़ में नहीं आया था, हमको भी लग रहा था ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, बट ये सेकंड वे में वो पूरा काम आ गया। इसको वजह से हमारा कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुंबई शहर को नवी मुंबई के 2 रिफिलिंग स्टेशनों से ऑक्सीजन मिलती है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रिफिलिंग में गड़बड़ी हुई, साथ ही शहर के ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा दूसरे जिलों में भेजा गया। मुंबई में अफरा तफरी देखी गई। 17 अप्रैल को 168 मरीजों को आनन फानन में ज्यादा ऑक्सीजन स्टोरेज वाली फैसिलिटी में ट्रांसफर किया गया। एफडीए एक्शन में आई मुंबई का 240 मीट्रिक टन का कोटा तय हो गया। बीएमसी ने रिफिलिंग स्टेशनों पर ऑक्सीजन इंस्पेक्टर तैनात कर दिए। उधर अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत सीमा में रहे, इसलिए शहर के हर वार्ड में ऑक्सीजन नर्स को अपॉइंट किया गया। और हमने निजी अस्पतालों को भी हम सप्लाई के लिए उनको भी चैनलाइज कर रहे हैं। उनकी अगर सप्लाई खत्म होता है तो हमने उनको बोल रखा कि 16 घंटे पहले हमको बता दो, अगर आपका सप्लाई नहीं दे पाया तो हम आपको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा डिस्चार्ज रेट भी बढ़ा, हमारा CFR भी कम हुआ, जो केस फैटेलिटी रेट है, जो मौत के जो संख्या है वो भी कम हो रही है। हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली ऐसी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट भी मुंबई में 2 जगह फिट हैं, जिनसे 2240 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन हर दिन बनता है। तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए अब ऐसे 16 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि शहर के पास अपना ऑक्सीजन हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।
अब दिल्ली मुंबई के बाद चलते हैं लखनऊ, जहां पर एक अस्पताल ने नोटिस लगाया कि उसके यहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इसके चलते लखनऊ पुलिस ने उस पर एफआईआर कर दी। इस एफआईआर के खिलाफ अस्पताल हाई कोर्ट चला गया है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन मांग रहा है तो उस पर कार्रवाई ना की जाए। पुलिस का आरोप है कि इस अस्पताल के पास ज़रूरत भर की ऑक्सीजन थी, लेकिन इस अस्पताल ने जमाखोरी करने के लिए ये सारा हल्ला मचाया। मामला लखनऊ में गोमती नगर के सन हॉस्पिटल का है। यहां 5 मई को नोटिस लगा दी गई कि यूपी के सीएम और केंद्र सरकार से मांगने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिली, लिहाजा तीमारदार मरीजों को बेहतर जगह ले जाएं। अस्पताल कहता है कि उसके पास 80 सिलेंडर का बैकअप रहता है। वो आधा होने पर उसने 2 मई से ही प्रशासन से ऑक्सीजन की गुहार लगानी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब नोटिस लगानी पड़ी। तब मेरे पास 5 घंटे का बैकअप लगा हुआ था। मैंने सुबह 4 बजे यहाँ पे जब हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई, सुबह 5 बजे नहीं दे पाए तो मैंने उसी समय नोटिस यहाँ पे चस्पा करा दी कि कम से कम अपनी सेफ्टी में मैं बचा रहा हूँ। कम से कम तीमारदार ये न कह सके कि मुझे नहीं बताया गया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड को लेकर चल रही एक सुनवाई में 4 मई को अपने आदेश में जो लिखा उससे सरकार की किरकिरी हुई। हाई कोर्ट ने लिखा कि ये खबर भी वायरल हुई है कि लखनऊ के सन हॉस्पिटल और मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल ने वहां भर्ती कोविड मरीजों को लेकर सिर्फ इसलिए हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उन्हें मांगने के बावजूद ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। अब अस्पताल पे पुलिस ने मुकदमा कर दिया है। उसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, महामारी अधिनियम और आईपीसी की दफा 188 और 269 में एफआईआर हुई। इसमें आरोप है कि अस्पताल के पास अपनी जरूरत की ऑक्सीजन थी। अस्पताल ने झूठ बोला कि 38 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में 25 मरीज भर्ती थे, उनमें 20 ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। अस्पताल ने सोशल मीडिया पे नोटिस डाल बेजा दबाव बनाया। अस्पताल ने जमाखोरी के लिए सिलेंडर मांगे, लेकिन अस्पताल इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया है। अब अदालत ही फैसला करेगी कि पुलिस का दावा सही है या अस्पताल का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, आप एक बात तीमारदार से पूछ लीजिए, मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष होकर अगर सजा मिले तो उसमें कष्ट होता है सर। अब चाहे सरकार अपनी दामन बचा रही, चाहे अधिकारी अपना दामन बचा रहे हैं। सन कोविड हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि अभी भी उस तरह नहीं है जितनी लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होनी चाहिए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी धड़ल्ले से जारी है और इससे अब मशहूर और बड़े चेहरे भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मशहूर दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए गए हैं। खान मार्केट के इस रेस्टोरेंट में ये कॉन्सेंट्रेटर छुपा कर रखे गए थे। इससे पहले दिल्ली की लोधी कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट और एक फार्म हाउस से भी 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन्हें जरूरतमंदों को 4 गुना दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज पिछले महीने तक कोरोना संक्रमित थे। इस संक्रमण के चलते उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। हालत एक समय इतनी बिगड़ गई थी कि आईसीयू में उनका इलाज किया गया। अब उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने एनडीटीवी से अपना अनुभव साझा किया और जो सबसे अहम बात उन्होंने बताई वो ये थी कि किसी को भी इस मुगालते में, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो जवान है या फिट है तो कोरोना का अगर संक्रमण होगा तो गंभीर बीमारी उनको या गंभीर रूप से वो बीमार नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा, वरना हम इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। करीब 11 दिन अस्पताल में कोरोना के खिलाफ बेहद मुश्किल लड़ाई जीतकर आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज 1 हफ्ते पहले घर आ चुके हैं, लेकिन अब भी कमजोरी काफी है। देखिए, मैं नेगेटिव तो हो गया हूँ, बट अभी मुझे वीकनेस काफ़ी है। सांस जो है, मेरे जो फेफड़ों की जो पूरी क्षमता है वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स कह रहे हैं धीरे धीरे जो है वो क्षमता बढ़ेगी। तो अभी अगर मैं स्टेयर्स उतरता हूँ या स्टेयर्स चढ़ता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है और ऑक्सीजन ऐसा लगता है कि कम हुई बॉडी में। तो बट आई थिंक धीरे धीरे
डॉक्टर्स कह रहे हैं रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। सौरभ भारद्वाज 19 अप्रैल को अपोलो अस्पताल में एडमिट हुए। हालत बिगड़ने पर उनको आईसीयू में रखकर प्लाज्मा, रेमडेसिविर आदि देकर बचाया गया। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ऑक्सीजन को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार से सहयोग करने की अपील की थी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की चीजें ना करें। बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। ये मैसेज सिर्फ इसलिए किया कि यार ये लड़ाई बहुत बड़ी है और सिचुएशन बहुत खराब है। ये वक्त जो है ना, ये इस चीज का नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि उनको इलाज और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोगों को इलाज नहीं मिल सका और उनकी जान चली गई। अगर आप जवान हैं और फिट हैं तो कोरोना से गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे। ये गलतफहमी अब सौरभ भारद्वाज भी नहीं रख रहे हैं, आप भी मत रखिए। कोई बहुत ज्यादा डर नहीं था कि कोरोना हो जाएगा, तो ऐसा लगता था कि हो जाए तो ठीक है, एक बार अपना ठीक हो जाएंगे तो कम से कम दोबारा नहीं होगा, तो थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल डिजीज है ना, यही इसकी सबसे जो है ना खतरनाक एस्पेक्ट है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। आप नहीं बता सकते कि ये आपके शरीर में कहां तक जाएगा और आपको ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कोरोना में आपको आत्मविश्वास की जरूरत है, अति आत्मविश्वास की नहीं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से दूर अब गांव कस्बों तक में कोरोना फैल चुका है। यहाँ के बड़े अस्पतालों की शिकायत है कि जो मरीज हैं वो गंभीर अवस्था में काफ़ी देरी से अस्पताल पहुँच रहे हैं, जिन्हें बचाने में मुश्किल हो रही है और इसी वजह से मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्लाज्मा अरेंज कर लो। हम प्लाज्मा अरेंज करके आए सुबह 6:30 में, कहा कि वो पास हो गई। सर ने बताया कि वाइटल अपडेट। 40 साल के पंकज सक्सेना मुरादाबाद से अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी को इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा लाए, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। अब क्या सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं, पहुंचा। अब क्या करो, 10 साल का बच्चा है कोई, उसका वो बेचारे को मैं क्या जवाब दूंगा। रोज पूछता था, वो गाना गाता था, अच्छी है मेरी मम्मा, कैसी है, मैं क्या जवाब दूँ। कोविड अस्पताल के बाहर पंकज ही नहीं, भरत सुराणा जैसे और भी हैं जिनके पास अपना दुख और अपनी शिकायतें हैं। भरत का 36 साल का छोटा भाई अस्पताल में है। वो स्टाफ कम होने से देखभाल में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ केयर नहीं कर रहे हैं, केयर नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह नहीं सकता उनकी क्या मानसिक स्थिति है, लेकिन मेरे भाई की स्थिति अच्छी नहीं है। सभी तमाम पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल है दवाइयों का, लेकिन दवाइयाँ एडमिनिस्टर टाइम पे नहीं हो रही हैं। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, नो केयर। मरीजों की तादाद अब लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में अगर नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर की भी अगर कमी अस्पताल में रहेगी तो उससे मरीजों के सेहत पर ज़रूर उसका असर पड़ेगा। कोशिश यही सरकार की होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो पैरा मेडिकल का स्टाफ है, उसको अस्पतालों में रखा जाए, ताकि जो मरीजों की केयर है वो प्रॉपर हो पाए और इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो ना आने पाएँ। गौतम बुद्ध नगर के बड़े कोविड अस्पतालों में से एक शारदा मेडिकल कॉलेज में आपाधापी का माहौल है। इसे 1000 बेड के कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। यहाँ 30% स्टाफ खुद कोविड संक्रमित है। इसी के चलते पहले से काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ पर दबाव बढ़ गया है। यहाँ खुद मेडिकल कॉलेज के मालिक YK गुप्ता हमें स्टाफ की शिकायतें सुनते मिले। वो मरीजों की देखभाल में कुछ खामी भी स्वीकार करते हैं। जो लोग 20-25% हमारे यहाँ स्टाफ कोविड हो चुका है, जैसे वो लौट कर आएगा और बेहतर सेवाएं और बेहतर केयर हम हर पेशेंट की कर पाएंगे। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कई प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में बदल दिया गया है, लेकिन मृत्यु दर घट नहीं रही है। सरकार के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरीश बताते हैं कि उनके पास जो 257 पेशेंट आए हैं,
उनमें से 230 हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाए गए हैं। आप लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पहचानना सीखें कि अगर SpO2 आपका 94% के ऊपर है तो आप माइल्ड वैरायटी में हैं, 94 से 90 है तो आप मॉडरेट वैरायटी में हैं, और 90 के नीचे आप सीवियर वैरायटी में हैं। आप इंतज़ार मत करिए मॉडरेट होने का, अपने सब टेस्ट करा के माइल्ड वैरायटी में घर पे रहिए। मॉडरेट वैरायटी में जैसे ही आप आएँ, आप हॉस्पिटल को रिपोर्ट कर दीजिए, प्रोनिंग करते रहिए, उल्टा लेटिए, खूब सारी योगा प्राणायाम सब करिए, खूब सारा लिक्विड्स पीजिए, स्टीम पीजिए। जैसे ही आपका SpO2 94% के नीचे जा रहा है, आप हॉस्पिटल का रुख करिए। डोंट कम इन हॉस्पिटल एट अ सीवियर स्टेज। इसीलिए संदेश साफ है कि कोरोना के हल्के लक्षण होने के बावजूद आपको गंभीर हो जाने की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। कोरोना का कहर किस कदर बरपा है, कैसे इस दूसरी लहर ने अपनों को अपनों से दूर किया है, इस बात के निशान केवल शमशान घाट पर जलती चिताओं से नहीं बल्कि उन जगहों पर भी देखे जा सकते हैं जहां पर हिंदू रीति रिवाजों से कर्मकांड होते हैं। कभी पीपल के पेड़ों पर इतने घंट नज़र नहीं आए, कभी कफन की दुकानों पर सामान की इतनी कमी नहीं देखी गई। वाराणसी के सिगरा इलाके में शिव मंदिर के पीपल पर पहले यदाकदा ही मिट्टी के बने घंट श्राद्ध के लिए नजर आते थे, लेकिन देखिए अब ये हाल है। चारों तरफ श्राद्ध कर्म करने के लिए घंट ही नजर आ रहे हैं। नीचे लोग अपनी अपनी बारी से श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। संक्रमण से पहले का नज़ारा तो बहुत कम था, 2-1 लोग इसमें खाली बांधते थे, बहुत कम था। इस समय तो एकदम बहुत बुरी स्थिति हो गई है, बहुत देखने को पहली बार मिला है इतना घंट। नहीं, ऐसा नहीं था। संक्रमण के पूर्व जो है एक आध आता था, लेकिन जब से संक्रमण हुआ है तब से 12-13 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक आध आते थे और आज 12-13 हो रहे हैं, कभी 14 हो जा रहा है, कभी 16-16 हो जाता है, तो इससे आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मंडुआडीह इलाके में कफन दफन बेचने की यह दुकान दशकों पुरानी है। कोरोना से पहले रोज इक्का दुक्का लोग ही आते थे, लेकिन आजकल तो ये संख्या 40 तक पहुंच जा रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आम दिनों में क्या रहा करता था? आम दिनों में जैसे महीने में 2, 4, 6, 10 हो जाते, बहुत 10-15 हो जाते थे। अब क्या है कि पर डे आपका 25, 30, 40, 10, 15। शहर में कहीं मिली नहीं है, सारे चीज़ की स्टॉक खत्म हो गई है। हाँ, सब कफन सीढ़ी इसमें पूरा सब माल खत्म हो जा रहा है, कपड़े वपड़े सब कहीं कुछ नहीं मिले, घाट पे सीढ़ी लकड़ी भी नहीं मिल रही है। नगर निगम के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन विभाग के कर्मचारियों ने पहले कभी इतने प्रमाण पत्र जारी नहीं किए थे जितने आजकल हो रहे हैं। दरअसल फरवरी और फिर मार्च से मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा था, तब 2000 के आसपास प्रमाण पत्र जारी हुए थे। अप्रैल में ये संख्या तेजी से बढ़ी, 900 प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं, जबकि अभी 6 मई तक 1500 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बाकी है। इस समय मृत्यु के आंकड़े तो काफ़ी बढ़ गए हैं। इस जनरल दिनों के अलावा जो है सामान्य दिनों से जो है इस समय काफ़ी संख्या बढ़ गई है। हमारे ख्याल से हर जोन से 40-50 का आ रहा है आंकड़ा। मृत्यु का कम से कम पर डे आ जाता है 200 से 250 आज आ जा रहा है। काशी मोक्ष की नगरी रही है, यहाँ लोग आखिरी वक्त में आते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब ये मोक्ष की नगरी अपने ही लोगों की इतनी मौतों से सहम गई है। वाराणसी से अनुज और गौरव द्विवेदी के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। कोरोना के संकट के बीच मदद के जज्बे की कहानी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए देश प्रदेश। देश प्रदेश में अब मदद के जज्बे की कहानी। दिल्ली पुलिस के 56 साल के ASI राकेश कुमार ने मानवता की नई मिसाल पेश की है। 1 महीने पहले लोधी शवदागृह में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी ताकि यहाँ कानून व्यवस्था बनाई जा सके, लेकिन 1 महीने से राकेश अपने घर नहीं गए हैं, घर से दूर हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं और अपनी बेटी की शादी तक उन्होंने टाल दी। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। आपको मेरे पीछे
56 साल के एसआई दिल्ली पुलिस के राकेश कुमार नजर आ रहे होंगे, जो लोधी शवदाह दिल्ली में पिछले लगभग 1 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। चिता के लिए लकड़ी रखने से लेकर के अर्थी को कंधे देने तक पूरी तरीके से शमशान में जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उन सब में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। अपने घर भी नहीं जाते हैं, इनको लगता है अगर घर गए तो संक्रमित हो जाएंगे और यहीं बैरक में ही सो रहे हैं। और देखिए किस तरीके से खुद एक अभी यहाँ पर शव आया है, उसके लिए खुद लकड़ियाँ रख रहे हैं एएसआई राकेश कुमार। दिल्ली पुलिस में ये यहाँ पर तैनात है निज़ामुद्दीन थाने में। और आप देखेंगे किस तरीके से जो यहाँ के कर्मचारी हैं लोधी क्रेमेटोरियम के, उनके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। राकेश जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर लकड़ियाँ भी रखते हैं, कंधा भी देते हैं, चिता भी लगवाते हैं और क्या क्या करते हैं? अग्नि भी करवाते हैं जी, जो जिसकी लावारिस बॉडी आती है जैसे वही फुकवाते हैं। कोई एक आदमी बुढ़ा आता है उसकी अर्थी भी धुआ के कंधा धुआ के लगवा के यहाँ लगवाते हैं जी। अच्छा जी, ये बताइए लगभग कब से आप यहाँ पर हैं तैनात? ये 13/4/2021 से जी। 13/4 लगभग 27 दिन हो रहे हैं। जी जी जी। तो ये बताइए कि आप घर नहीं गए तब से? नहीं सर, नहीं जी, घर नहीं गए जी, बैरिक में रहते हैं जी। बैरक में रहते हैं जी। ये बताइए आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का सर? डर किस बात का लगेगा सर? वैक्सीन लगवा रखी है दोनों जी, पूरी सैनिटाइज वगैरह सब कुछ रखते हैं सर। तो ये बताइए जो लकड़ी रखवाना या चिता लगवाना ये तो आपका काम नहीं है? ये तो सेवा है जी, एक मानव सेवा है जी। तो आप यहाँ सुरक्षा में तैनात है, लेकिन जब आप देखते हैं कि यहाँ के लोग कम हैं, स्टाफ कम है, तो आप भी जुट जाते हैं? हाँ, यहाँ स्टाफ कम है जी, कम स्टाफ है जी यहाँ पंडितों का जी। इनका ढोने वाला सेवादार सारे चले गए जी। सेवादार चले गए, गाँव चले गए या कुछ? नहीं, कुछ गांव चले गए जी, कोई अपने घर चला गया जी। अच्छा, यहाँ पर लोग हैं कम? कम है जी। और यहाँ पर हर रोज शव ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के? हाँ जी, कोरोना काल में ज्यादा आ रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए कितनी अब तक आपने क्रियाकर्म करवाए हैं यहाँ पर? यहाँ करीब 1100-1200 करीब होगी सर। 1200 के करीब होगी जी। रोज कराते हैं? लगभग रोज करवाते हैं जी। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 7 बजे से आ जाते हैं सर, शाम को 6, 6, 6:30, 7 बजे चले जाते हैं। जी, घर में कौन कौन है आपके? मेरे माँ बाप है जी, मेरे बच्चे हैं जी। तो घर में माँ बाप हैं आपके, माता जी कहते नहीं है कि तो क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कहती जी। नहीं, ऐसी कोई कुछ नहीं कहती, वो कहते अपनी सेफ्टी रखना बस। हमारे बालन अफसर जो अधिकारी है बड़े, वे कहते ठीक है अपनी भी सेफ्टी रखना और काम भी करना। इनका कहना है कि काम जिंदगी भर किया है, लेकिन अगर उनको ये अवसर मिला है कि वो काम के साथ साथ लोगों की सेवा कर पाएँ तो वो उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके अपना पूरा जो उनके पास है वो पूरी जोर लगा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ लोधी क्रेमेटोरियम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की माने तो इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर खतरा बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकारों की ओर से दी गई चेतावनी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इससे लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार इस दौर में बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात को 10-11 बजे बहुत लेट आवर्स तक मुंबई के और अन्य पीडियाट्रिशियन से बैठक ली है। हम एक पीडियाट्रिशियन टास्क फोर्स बना रहे हैं, क्योंकि 18 साल के आगे के लोगों के लिए हम टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन 18 साल के नीचे के उम्र के लोगों बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस दौर की तैयारी में बच्चों के लिए अलग से बेड तैयार हो रहे हैं, दवाओं और दूसरी चीजों का भी इंतजाम अलग तरीके से करना होगा। हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं, उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं, तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही ज़रूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना ज़रूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना ज़रूरी है।
और प्री प्लानिंग होना जरूरी है, इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। देश भर में बच्चों के लिए अस्पताल या दूसरी सुविधाएं पहले से ही कम हैं, इसलिए ये तैयारी कहीं ज्यादा जरूरी है। दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। पिछले 10 दिनों में मुंबई में 10 साल से नीचे के 400 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार को शायद इसका भी ख्याल होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा और मुंबई के कस्तूरबा ऑक्सीजन प्लांट से मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।